चैप्टर नंबर 2 दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम्स में प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस भी है और थियोरी क्वेश्चंस भी है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे लीगल स्टेटस होता है ना कि एक कंपनी है, वो HUF भी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, या फिर एक इंडिविजुअल है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आता है, या लोकल अथॉरिटी। तो जैसे जैसे लीगल स्टेटस होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स की, उसी तरीके से एक एस्पेक्ट होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, कि वो कंपनी या वो बंदा, वो पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर इंडिया में या अदर कंट्रीज में रेसिडेंट है या अदर नॉन रेसिडेंट है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होगा इंडिविजुअल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इंडिविजुअल्स। और HUF। तो ये दोनों के लिए कंडीशन सेम ही होती है। इंडिविजुअल्स एंड HUF के लिए कंडीशन, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके अंदर एक कर्ता होता है, बाकी के क्या होते हैं? को-पार्टनर्स एंड ऑल होते हैं। और दूसरा हमारे लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज या हम कंपनी बोल सकते हैं या फॉर्म बोल सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग सेकेंड वाले कंडीशंस में आ गई, ठीक है। लोकल अथॉरिटी या तो उस पर्टिकुलर कंट्री में रेसिडेंट होगी या तो वो नॉन रेसिडेंट होगी, दोनों में से एक कंडीशन है। बट हमें यहाँ पर डिस्कस लोकल अथॉरिटी, कंपनी या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे जो TY BCom के सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो हमारे इस प्रेजेंट सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट है या इंडिया में रेसिडेंट नहीं है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? इंडिविजुअल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस होता कितने तरीके का है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस नॉर्मली दो तरीके का होता है। एक होता है आपका रेसिडेंट, यानी एक इंडिविजुअल उस भारत का नागरिक होगा या तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रहीवासी बोलते हैं ना, रहीवासी, मैं रहीवासी हूँ, मैं इस जगह का रेसिडेंट हूँ, मैं वोकोला में रहता हूँ, मैं सेंटा क्रूज में रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं पूना में रहता हूँ, मैं MP में रहता हूँ, UP में रहता हूँ। वो पर्टिकुलर जहाँ पर आप रिसाइड करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रहीवासी, रेसिडेंट। तो वैसे हम इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया में जहाँ पर भी आप रहते हो वो रेसिडेंट है या रेसिडेंट नहीं होगा। तो रेसिडेंट है और रेसिडेंट नहीं है वो कब मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है। वो कंडीशन अगर वो इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है, अगर वो कंडीशन वो पर्टिकुलर पर्सन सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, तो वो बंदे को हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये दोनों के बीच की। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं बेसिक कंडीशन। क्या लगाते हैं बेटा? बेसिक कंडीशन। इसको जो हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा हमारे लिए बेसिक कंडीशन। अंडरस्टूड? बेसिक कंडीशन क्या बताता है? बेसिक कंडीशन बताता है वेदर द पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इफ ही satisfies the condition, so he is said to be resident. If he doesn't satisfy the condition, तो he is said to be non-resident. समझा? NRI है, NRI मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई आया है इंडिया में 2-4 दिन 5 दिन रहता है और चला जाता है, और कोई रहता है जो इंडिया में टिका रहता है। जैसे हम लोग इंडिया में ही है, मैं UP जाके आया तो क्या इंडिया के बाहर था? नहीं, इंडिया में ही था। तो यानी हमारा जन्म भी इंडिया में, हम लोग शायद मरने वाले भी इंडिया में ही है। जब से पैदा हुआ तब से हम लोग इंडिया में ही है। तो हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों इंडिया की हो गई। अगर मैं इंडिया का सिटीजनशिप हूँ, इसका मतलब मैं रेसिडेंट भी क्या हूँ? इंडिया का हूँ, क्योंकि मैं तो गया ही नहीं। लेकिन अगर आपका जॉब है वगैरह कुछ भी, आप बाहर जाते रहते हो, फॉरेन में जाते हो, कभी मॉरिशस, कभी सिंगापुर, कभी थाईलैंड, कभी बैंकॉक, कभी चीना, जाते रहते हैं ना हम लोग। तो अगर हम लोग बार बार जाते रहते हैं तो इसका अगर ट्रैवलिंग करते हैं अक्रॉस ग्लोब, तो पूरे ग्लोब में अगर ट्रैवलिंग करते तो इंडिया, इसका मतलब इंडिया में हम लोग कम दिन है। तो जितने दिन हम लोग रहते हैं उतने दिन के बेसिस पर हम क्या देखते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस है या नहीं।
तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम सबसे पहले रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। पता कैसे चलेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन रेसिडेंट है, ये पर्टिकुलर पर्सन रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन क्या कहता है, इफ अ पर्सन satisfies one of the basic condition given below, one of the basic condition given below, अगर, ठीक है, इफ अ पर्सन सेटिस्फाई, अगर कोई इंसान नीचे दिए हुए बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वापस बोल रहा हूं, अगर कोई पर्सन है, अब वो पर्सन में कौन कौन आएगा वो मैंने बताया हुआ है, पर्सन का डेफिनेशन मैंने बताया था। पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, एचयूएफ भी आता है, फर्म आता है, लीगल अथॉरिटीज आती है, लोकल अथॉरिटीज आती है, इंडिविजुअल्स आते हैं, कंपनी आती है, सारी चीज वहां पर आ गई। तो अगर कोई पर्सन नीचे दी हुई बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, इफ अ पर्सन सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन गिवन बिलो, देन he or she said to be resident। ठीक है, अच्छा इसका वाइज इनवर्सा क्या होगा, अगर कोई इंसान नीचे दी हुई बेसिक कंडीशन में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो he is said to be नॉन रेसिडेंट। सिंपल, अगर एक इंटेंशन है तो दूसरा वो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, तो ध्यान दो, ए और बी, ए और ए कर रहा है तो बी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बी पे जाने का, सिंपल यही है ना। और का मतलब क्या होता है, मतलब सर इंग्लिश में और एंड का मतलब, और एंड में फर्क है। एंड मतलब दोनों को कोलैबोरेटिव करने का है, एक कंडीशन हो रहा है उसके साथ एंड सेकंड कंडीशन है तो दोनों होना चाहिए, और बोला तो एक हो रहा है तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ए अनसेटिस्फाइड तो बी पे जाने का, क्लियर। तो ए क्या कहता है, पर्सन शुड रिसाइड्स इन इंडिया, क्या बोला, अ पर्सन शुड रिसाइड्स इन, रिसाइड्स मतलब इंडिया में रहना चाहिए, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्टेज इन इंडिया, रहना चाहिए। पर्सन शुड स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज आवर प्रीवियस ईयर, मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, तो सर हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2019 एंड 2020। अंडरस्टूड, यानी अगर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक वो इंडिया में है और इंडिया में रहने के दिन का कैलकुलेशन 182 डेज या उससे ज्यादा है तो वो बंदा बन जाएगा रेसिडेंट। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। सिंपल, कितना दिन, 182 डेज। सर 182 डेज ही क्यों, बिकॉज पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 182.5, मतलब मोर देन 182 डेज। तो इसलिए बेसिक लिमिट क्या है, 182, यानी कम से कम अगर आपको रेसिडेंट बनना है तो 6 महीना तो इंडिया में रहना पड़ेगा, चाहे वो कंटिन्यूअसली 6 महीना हो या बीच बीच में 1 महीना उधर 1 महीना इधर 1 महीना उधर 1 महीना। तो ऐसा करके अगर आपका टोटल नंबर ऑफ डेज 182 डेज क्रॉस होता है तो आप क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट। लेकिन अगर कोई 182 डेज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कोई 182 डेज सेटिस्फाई नहीं कर पाया। लसित मलिंगा आया मुंबई इंडियंस की तरफ से, मुंबई में रहा के मैच खेला, पूरा खेला और चला गया, और उसका आईपीएल 60 डेज का प्लान था, तो वो आया तो इंडिया में आया, इंडिया में खेला, इंडिया के लोगों को दीवाना बनाया, इंडिया के लोगों से पैसा लिया और चला गया, तो उसको टैक्स नहीं भरना है क्या, भरना पड़ेगा। लेकिन कब, जब वो रेसिडेंट होगा तब, है ना, तब इस कंडीशन में बी वाला पार्ट ऐड होता है। बी क्या बोलता है,
अ पर्सन शुड स्टेज इन इंडिया फॉर 60 days or more in the previous year, in the previous, that is 2019 and 20. Understood? यानी अगर कोई बंदा है जो इंडिया में कितना दिन रह रहा है, 60 दिन, कौन से साल में, प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट. क्या बोलेंगे? अरे सर ऊपर 182 बोलते हैं, 182 बोलते हैं, नीचे 60 बोलते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर आप 60 बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली 182 तो हो ही जाएगा ना. जो बंदा 60 क्रॉस कर रहा है वो 182 डेज नहीं भी करेगा तो भी चलेगा. तो आपने 182 और 60 में क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये बोलता है 60 तो करना ही है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन आ जाएगा. मतलब पहला, अगर आप 182 डेज कर रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए 60 डेज वाला कंडीशन है. अगर आप 60 वाला कर पा रहे हो तो आपके लिए सेकंड कंडीशन खुल जाएगा. अगर आप 60 भी नहीं कर रहे हो तो भाई आपको नॉन रेसिडेंट होने से कोई बचा नहीं सकता. मतलब पहले एक्सप्लेन कर देता हूं. अ पर्सन शुड स्टेज इन इंडिया, पर्सन शुड स्टेज इन इंडिया फॉर 365 days or more in the 4 immediately preceding the previous year. क्या समझ में आया? A person should stay in India for 365 days or more in the 4 immediately preceding the previous year. मतलब आपके पिछले साल को छोड़ के उसके पहले के 4 साल का टोटल 365 दिन होना चाहिए. What does it mean? ध्यान दो, आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है, सिंपल. इसके पहले के 4 साल लो, 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, 4 साल हो गया. अगर मैं पिछले साल 182 दिन 182 डेज इंडिया में रहता हूं तो मैं ए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं. अगर ए कर रहा हूं तो बी चेक करने का नहीं. सिंपल. मान लो मैं पिछले साल से 100 दिन इंडिया में था, कितने दिन था, तो 182 डेज से तो बच गया, तो मैं B1 पे आऊंगा. B1 बोलता है 60 डेज से ज्यादा है ना, तो मतलब आपका B1 कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई. तब क्या आप रेसिडेंट बन गए? नहीं, आप बनने जा रहे हो या नहीं बनने जा रहे हो. कैसे मालूम पड़ेगा? आपका पिछले 4 साल देखा जाएगा कि पिछले 4 साल में कितने दिन आप इंडिया में थे. तो पिछले 4 साल का डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2018-19 में वो 20 दिन इंडिया में था, 17-18 में आप 10 दिन इंडिया में थे, 16-17 में आपने 365 दिन इधर ही बिताया. मतलब 4 साल का डेटा देखने का, चारों साल के डेटा को क्लब करने का. क्या बोलने का? क्लब. वापस हो रहा हूं, ये वर्ड का मतलब बहुत है. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के छोड़ के उसके पहले के 4 साल, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 4 साल. तो प्रीवियस ईयर में तो 60 हो चुका, तो वो तो छोड़ दो, उसके पहले के 4 साल लो. अगर वो 4 सालों का टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा होता है तो वो बंदा B2 कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई. जिसका B1 और B2 दोनों सेटिस्फाइड हो गया, वो हो गया रेसिडेंट. क्या हो गया? अब इसको मैं शॉर्ट समराइज करने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट एंड समरी में बताने की कोशिश करूंगा. इसका मतलब अगर कोई बंदा है कंडीशन ए सेटिस्फाई कर रहा है तो B1 और B2 चेक नहीं करने का. बंदा अगर ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको बी की तरफ जाना है. कहां जाना है? और बी में जाने के बाद उसका 1 कंडीशन और 2 कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. तो क्या बन जाएगा बंदा? रेसिडेंट. इधर भी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट. लेकिन अगर कोई बंदा है कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम कहां जाएंगे? बी की तरफ. अब बी में जा रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरा कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, बंदा हो गया नॉन रेसिडेंट. क्या हो गया? पहला कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई, क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट. पहला कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो भी क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट. मतलब अगर आपका ए कंप्लीट हो रहा है ना बेटा तो आप रेसिडेंट हो.
अगर ए नहीं हो रहा है तो बी में आने का, और बी में आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, समझा? तब जाके आप क्या बनोगे? रेसिडेंट। क्या बनोगे? अगर ए भी नहीं हो रहा, बी भी नहीं होता, आप क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट। और अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो सम उधर ही खत्म हो जाता है। क्लियर? डिफिकल्टी? तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बनने के लिए आपको कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा बेटा? आपको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। डिफिकल्टी? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। कैसे तैसे आपने रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट हासिल कर लिया, यानी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बन गया रेसिडेंट का। कौन सा? रेसिडेंट। बेटा अगर आप नॉन रेसिडेंट बन गए तो टेंशन ही नहीं, उधर ही सम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेसिडेंट बन गए तो आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से टाइप के रेसिडेंट हो, मतलब ऑर्डिनरी हो कि नॉन ऑर्डिनरी हो, मतलब कभी कभार वाले हो कि हमेशा वाले हो? कभी कभार वाले हो कि हमेशा वाले हो? कभी कभार वाला मतलब जैसे कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आके ज्यादातर ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म कर रहा है, ठीक है, आ रहा है, घूम रहा है, जम्मू कश्मीर कभी घूम रहा है, कभी यूपी जा रहा है, कभी बिहार जा रहा है, कभी लखनऊ जा रहा है, कभी मुंबई आ रहा है, कभी चेन्नई जा रहा है, कभी केरला जा रहा है, अलग अलग जगह पे जाके घूम के ट्रैवलिंग कर रहा है। और उसने 5-6 साल से वही कर रहा है, वो ट्रैवलिंग एंड ब्लॉगिंग कर रहा है, ठीक है, हर एक जगह जाके एक्सप्लोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो पिछले कुछ सालों में वो इंडिया में ही था, तो वो इंडिया में है, तो वो कभी कभी वाला रेसिडेंट है कि हमेशा वाला रेसिडेंट है? जैसे हम लोग कभी कभी वाले नहीं, हम लोग हमेशा वाले, हम पैदा भी यहाँ हुए, मरने वाले भी शायद यही है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुए हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पर ही रहते हैं। नॉन ऑर्डिनरी मतलब आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। जब आता है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिया, 182 डेज से ऊपर हो गया, कंडीशन सर्टिफिकेट रेसिडेंट हो गया। लेकिन उसके बाद देखना है कि वो कब से, कितने सालों से रह रहा है, पिछले कितने सालों से उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का सिंबल। तो उसके लिए आपको आता है एडिशनल कंडीशन। क्या होता है बेटा? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या कहता है? एडिशनल कंडीशन में देयर आर 2 कंडीशन, और दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों के दोनों कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ही इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नॉन ऑर्डिनरी। अंडरस्टूड? दोनों हो रहा है तो ऑर्डिनरी, नहीं हो रहा है तो एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है तो नॉन ऑर्डिनरी, दोनों ही नहीं हो रहा है नॉन ऑर्डिनरी। समझा? दोनों होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या कहता है? देखो, टू बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी टू बिकम ऑर्डिनरी, यानी अगर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, टू बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट नीड्स टू सेटिस्फाई, नीड्स टू सेटिस्फाई, यानी आपको जरूरत है सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, बोथ द एडिशनल कंडीशन। अरे समझा? अगर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए। क्लियर? तो पहला कंडीशन क्या बोलता है? अ पर्सन शुड बी रेसिडेंट at least 2 times out of 10 immediately preceding the previous year। क्या बोला मैंने? A person should be resident at least 2 times out of 10 immediately preceding the previous year। बेटा प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमने रेसिडेंट देख लिया, अब उसके पहले के 10 साल देखने का। पहले के 10 साल में से कम से कम 2 बार वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। और रेसिडेंट मतलब 182 डेज का कंडीशन क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई या 60 वाला। तो ज्यादातर हम लोग 182 डेज ही देखेंगे, 2 ही बार चाहिए, तो एटलीस्ट 2 बार तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो 2 बार क्या होना चाहिए? वो रेसिडेंट होना है। कितनी बार रेसिडेंट होना चाहिए? 2 बार। कितने साल में? पिछले 10 साल में। पिछला साल छोड़ के, यानी 1920 छोड़ के उसके पहले के 10 साल,
मतलब 4th स्टैंडर्ड से लेके 14th स्टैंडर्ड तक वो पिछले 10 साल में से कम कितनी बार रेसिडेंट होना चाहिए? वो 2 बार। अगर वो 2 बार रेसिडेंट होता तो कंडीशन है सेटिस्फाई, कंडीशन है सेटिस्फाई। बी क्या बोलता है? अ पर्सन शुड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज। कितना दिन? 730 डेज और मोर इन द 7 immediately preceding the previous year। 7 immediately preceding the previous year, यानी पिछले साल को छोड़ के उसके पहले के 7 सालों में कम से कम 730 डेज। कितना दिन? 730 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा है जो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा? यानी अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक कंडीशन लगाना है। अगर वो बंदा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉन रेसिडेंट। दैट्स इट। रेसिडेंट हो गया तो आगे सम करने का, नॉन रेसिडेंट हो गया तो सम वहां पर ही खत्म हो जाएगा। रेसिडेंट हो गया तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन के द्वार खुल जाएंगे। एडिशनल कंडीशन बोलता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन ये बोलता है अ पर्सन शुड बी रेसिडेंट एटलीस्ट 2 टाइम्स। कितने टाइम? 2 बार आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में 2 बार वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। दूसरा 7 सालों में कम से कम 2 बार क्या होना चाहिए? 730 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो बंदा बन गया रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिंपल। अच्छा, क्या हर इंसान वही होगा? मानो मेरे को जॉब लगे अमेरिका में, मैं अमेरिका चला गया पिछले 15 सालों से मैं मेहनत करके उधर का पैसा कमा रहा हूं और वापस इंडिया आ गया, तो क्या मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उधर मेरे को सम एक्सेप्शंस मिलेंगे बिकॉज आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं इंडिया का सिटीजन हूं। सिंपल। या मैं जॉब के लिए जा रहा हूं या मैं क्रू में काम कर रहा हूं। मैं क्रू मालूम है क्या होता है? शिप मालूम है? शिप, पानी का जहाज, उसमें काम कर रहा हूं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस क्राइटेरिया होते हैं। वो एक्सेप्शन क्राइटेरिया का मतलब होता है ये 3 लोगों के लिए ना रेसिडेंशियल स्टेटस 182 डेज का ही होना चाहिए। ठीक है, मैं एक्सेप्शंस बताता हूं क्या है। एक्सेप्शंस होता क्या पहले वो मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद एक्सेप्शंस क्या बोलता है? एक्सेप्शंस क्या बोलता है? द पर्सन हु फॉल्स अंडर एक्सेप्शन क्राइटेरिया ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, द पर्सन हु फॉल्स अंडर एक्सेप्शनल क्राइटेरिया ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस नीड्स टू, ठीक है, मॉडिफाई इट्स नंबर ऑफ डेज स्टेइंग इन इंडिया फ्रॉम कंडीशन B1 ऑफ 60 डेज टू 182 डेज। क्या बोलता हूं मैं? वापस बता रहा हूं। मतलब अगर कोई बंदा इस एक्सेप्शनल क्राइटेरिया के अंदर आता है, इन दैट केस उसके लिए उसकी बेसिक कंडीशन का B1 60 डेज की जगह पर 182 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 182 डेज। समझा? यानी अगर कोई बंदा एक्सेप्शन क्राइटेरिया में आता है तो उसके लिए कंडीशन A तो है ही, B2 भी है, तो B1 में जो 60 है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 182 डेज। अगर मैं इसको शॉर्ट और स्वीट में बोलूं ना तो उस एक्सेप्शन वाले बंदे के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है 182 डेज। उसको B1 B2 चेक करने की जरूरत है ही नहीं। समझा? एक्सेप्शन का डेफिनेशन इतना लंबा किया लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया। उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, कौन सा? 182 डेज। तो एक्सेप्शन क्या बोलता है? फॉर exceptionals 60 days under B1 should replaced by 182 days। समझा? ये एक्सेप्शनल का है। तो इसको मैं अगर समराइज करूं तो इसको समराइज करने के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा, ओनली कंडीशन ए अप्लाई। कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? खाली ए। इसका सिंपल मतलब है कंडीशन ए ही अप्लाई करना है।
कौन कौन एक्सेप्शनल क्राइटेरिया में आता है पहले वो बता देता हूं। सबसे पहला पर्सन इंडियन ओरिजिन, नाम सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिन? ओके, आप लोग सोचो जब तक इंडियन ओरिजिन क्या होता है। सेकंड होता है अ मेंबर ऑफ क्रू, मेंबर ऑफ क्रू शिप। और थर्ड अ पर्सन लिविंग इंडिया, पर्सन लिविंग इंडिया, लिविंग इंडिया मतलब छोड़ के जा रहा है, लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ, क्या बोला मैंने? पहला इंडियन ओरिजिन, दूसरा अ मेंबर ऑफ क्रू शिप मतलब पानी के जहाज में जो ड्यूटी करता है तो 6 महीना अंदर 6 महीना बाहर रहना पड़ता है तो इंडियन क्रू शिप। और थर्ड अ पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई इंसान इंडिया छोड़कर जा रहा है लेकिन बाहर जाने का उसका मेन मकसद क्या है? जॉब, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। दुबई में काम लग गया, दुबई भाग गया, ठीक है, ऐसा होता है ना। दुबई जा रहा हूं मैं काम के सिलसिले में, यूएसए जा रहा हूं, तो काम के सिलसिले में आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो। अब तकलीफ देने वाली बात ये कुछ नहीं है, ये दो तो आसानी से समझ में आ गया। इंडियन ओरिजिन मतलब क्या? वैसे हमको क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई करके देखा कि कौन सा कंडीशन है, बट मतलब पता होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है आपको समझा देता है। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है जो बंदा टैक्स पे करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेसी। असेसी इस दुनिया में आया कहां से? असेसी मतलब टैक्स पेयर। इस दुनिया में आने का रीजन क्या है? माँ और बाप, मदर और फादर, सिंपल सी बात, नो बकवास। अमेज़न पे कोई सेल तो लगा नहीं था, तो इसका मतलब मदर और फादर से उत्पत्ति आई। दूसरा, मम्मी कहां से आई? तो मम्मी ग्रैनी और ग्रैंडपा, नाना नानी बोलते हैं। और फादर कहां से आया? ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर। कोई तकलीफ? दादा दादी, नाना नानी, क्लियर? असेसी से जुड़े हुए 6 लोग जो बाय ब्लड, ब्लड मतलब खून का रिश्ता है। हम लोग ने यहां पर ये बोला भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, दादा, ठीक है ना, मामा मामी, कुछ नहीं बोला। हम लोग ने क्या बोला? असेसी मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा, ब्लड वाले मम्मी पापा, बायोलॉजिकल बोलते हैं जिसको। मम्मी किधर से आई? नाना नानी से, और पापा किधर से आए? दादा दादी से। तो असेसी से जुड़े हुए ये 6 लोगों में से कोई भी एक इंसान का रिलेशन या कोई भी एक इंसान अगर इंडिया का सिटीजनशिप था या इंडिया में पैदा हुआ था तो वो असेसी को इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंडियन ओरिजिन। ठीक है, मतलब एक बंदा है मिस्टर एलेक्स करके, अमेरिकन सिटीजन, कम्स टू इंडिया इन द ईयर ऑफ 1972। ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं। एक अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है, अमेरिकन सिटीजन 1972 में इंडिया घूमने के लिए आया, इंडिया के दर्शन करने के लिए आया। उस दर्शन के चक्कर में उनको एक लड़की से प्यार हो गया, उन्होंने उस लड़की से शादी की और अमेरिका लेकर चले गए। अच्छा, वो लड़की कहाँ की थी? इंडिया की थी। अब लेके चले गए, वहां पर ही उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद बच्चे हुए, बच्चे के बाद वो असेसी भी हुआ, मतलब वो खुद हो गया। अब क्या हो गया? ध्यान से सुनो, जो बंदा है वो अमेरिकन, लड़की इंडियन, उससे जो फादर हुआ, फादर से उसका, तो इसमें अमेरिका और इंडियन दोनों आया। लेकिन ये 6 लोगों में से अगर कोई एक पर्सन भी इंडिया से रिलेट करता है, किससे? इंडिया से रिलेट करता है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन यानी जो असेसी, जो 3rd जनरेशन है, वो पर्सन क्या बन जाएगा? इंडियन ओरिजिन बन जाएगा। अब मतलब बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये सब पूछेगा नहीं, ऐसा घुमा के नहीं, उसमें क्लियरली बोला जाएगा मिस्टर एक्स इज अ इंडियन ओरिजिन। तो आपको ये डायरेक्टली इंडियन ओरिजिन बोला मतलब एक्सेप्शन क्राइटेरिया में आ गया। एक्सेप्शन बोला तो उसके लिए खाली कंडीशन नंबर ए लगेगा। मैंने सिर्फ ओवरऑल आपको इंडियन ओरिजिन का मतलब बता दिया। क्लियर? समझा कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको करना क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस में सिर्फ इतना ही काम है। पहला, आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि वो बेसिक कंडीशन अप्लाई करना है। बेसिक कंडीशन क्या कहता है? पर्सन शुड बी रिसाइड इन इंडिया, पर्सन शुड बी स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। कितने दिन? 182 दिन। अगर वो 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो B1 और B2 चेक नहीं करने का। अगर वो बंदा 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो B1 B2 पर आने का।
और B1 बोलता है 60 डेज, B2 बोलता है 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। दोनों के दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। दोनों सेटिस्फाई तो बन गया रेसिडेंट, दोनों नॉट सेटिस्फाई क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट। दैट्स इट, खत्म। गलती से अगर बंदा रेसिडेंट बन जाता है तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन के द्वार खुल जाएंगे। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है? दोनों के दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन को बोलता है अ पर्सन शुड बी स्टेज इन इंडिया, या अ पर्सन शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स रेसिडेंट, 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। कितनी बार? 2 बार रेसिडेंट आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल को छोड़ के उसके पहले के 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा बोलता है पर्सन शुड बी स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले 7 सालों में वो कम से कम 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। अगर बंदा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो लिखेंगे रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दैट्स इट। देयर आर सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सिर्फ 3 लोगों पर अप्लाई होगा, इंडियन ओरिजिन, अ मेंबर ऑफ क्रूज शिप और अ पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एक्सेप्शन में आ गया तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन एक है, वो भी कौन सा? 182 डेज वाला। दैट्स इट। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई भी पार्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिफिकल्टी